Welcome to CBSE Knowledge Hub, Class 7 Science, Chapter 1 Nutrition in Plants करेंगे। Chapter 1 Nutrition in Plants शुरू करते हैं। तो न्यूट्रिशन यानी कि जो हमारा पोर्शन होता है किसमें, प्लांट्स में, वो हम पढ़ेंगे। इन क्लास 6 यू लर्न दैट फूड इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमने क्लास 6 में पढ़ा था कि फूड जो है, खाना जो है, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जरूरी है, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए फूड इंपॉर्टेंट होती है। You also learn that carbohydrate, protein, fats, vitamins, minerals are components of food. आपने क्लास 6 के components of food वाले चैप्टर में आपने ये पढ़ा था कि जो कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सारे कंपोनेंट्स ऑफ फूड होते हैं। दिस कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिशन, और ये सारे कंपोनेंट्स ऑफ फूड को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स यानी कि जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, न्यूट्रिएंट्स। और जो सभी ये सारे चीज हमारे बॉडी के लिए नेसेसरी होती है। ओके, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को खाना जरूरत है। प्लांट्स कैन सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्व्स बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि प्लांट्स सिंथेसाइज यानी कि खुद का खाना वो खुद बना सकते हैं, लेकिन एनिमल्स या ह्यूमंस ये अपना खाना खुद बना नहीं सकता। यहाँ पर अपना खाना खुद बनाना यानी कि अपने बॉडी में ही खुद खाना बनाने की बात की गई है। सो प्लांट्स अपने खाना अपने जो स्टेम में, लीव्स में, सभी पार्ट्स है यूज करके वो अपना खाना बनाती है फोटोसिंथेसिस के थ्रू, और जबकि एनिमल्स अपने बॉडी में खुद के खाना नहीं बना सकते। दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स। वो किसके ऊपर डिपेंड होते हैं, वो या तो प्लांट्स से या तो कोई और दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड होता है कि उनके थ्रू अपना न्यूट्रिशन, अपना पोषण भरे, मतलब वो किसी और दूसरे प्लांट या एनिमल से वो अपना खाना प्राप्त करते हैं। Thus, human and animals are directly or indirectly depend on plant. So, हम यहाँ से पढ़ेंगे कि यहाँ से हमने क्या सीखा कि ह्यूमन और एनिमल्स चाहे वो डायरेक्टली डिपेंड हो सकता है या तो इनडायरेक्टली डिपेंड हो सकता है प्लांट्स में। डायरेक्टली कैसे डिपेंड हो सकता है, देखो कोई भी ह्यूमन हो या एनिमल्स हो, वो डायरेक्टली अगर प्लांट प्रोडक्ट खाए या प्लांट्स खाए तो उसे हम डायरेक्टली कहते हैं। और इनडायरेक्टली कैसे, लेट सपोज एक लायन है। लायन, हमें पता है लायन एक कार्निवोरस एनिमल्स है जो क्या प्लांट्स नहीं खा सकता, लेकिन वो इनडायरेक्टली प्लांट्स पर डिपेंड है, क्योंकि लायन जिसे खा रहा है, लेट सपोज लायन एक डियर को खा रहा है। अब डियर खाने में क्या खाता है, वो तो प्लांट्स ही खाता है। तो प्लांट्स को डियर खाता है और डियर को लायन खाता है। सो वो इनडायरेक्टली, लायन इनडायरेक्टली प्लांट पे ही डिपेंड है। ओके, भूजो wants to know how plants prepare their food. भूजो को जानना है कि प्लांट्स कैसे अपना फूड प्रिपेयर कर सकता है। ये हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में अभी। 1.1 मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स अपना फूड कैसे लेता है, इसे हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स कहते हैं। प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट आर प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्व्स बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। प्लांट्स एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो अपना खाना खुद ब खुद बना सकता है बाय कौन कौन से चीज लेके, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स लेके। द रॉ मटेरियल प्रेजेंट इन दियर सराउंडिंग, और रॉ मटेरियल उसके आसपास ही प्रेजेंट होता है। द न्यूट्रिएंट्स एनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज, टू ग्रो, टू रिपेयर डैमेज पार्ट ऑफ देयर बॉडी सेल्स एंड प्रोवाइड देम एनर्जी टू कैरी लाइफ प्रोसेस। हमें न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता क्या है, जरूरत क्या है, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स जो है हमारे बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करती है। अगर हमारे बॉडी में कोई डैमेज है, कुछ रिपेयर करना हो तो उसे भी हेल्प करता है, उसे भी। और हमें खाना क्या करता है, हमें एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं कि ताकि हम कुछ काम कर सके। So nutrients is the mode of taking food by an organism and its यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। सो न्यूट्रिएंट्स क्या होता है कि जो हम ऑर्गेनिजम्स है, सारे ऑर्गेनिजम्स जो अपने खाना खाते हैं उससे जो वो यूटिलाइज कैसे करते हैं, वो काम किस में लगाता है, उसे हम न्यूट्रिशन कहेंगे। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स मेक ओन फूड themselves for the simple substance is called autotrophs। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अंडरलाइन कर लो कि जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें एक ऑर्गेनिज्म खुद ब खुद अपना खाना
खुद ही बनाता है बाय सिंपल सब्सटेंस, उसे हम क्या कहेंगे? ऑटोट्रॉप्स। उसे हम क्या कहेंगे? ऑटोट्रॉप्स और ऑटोट्रॉफिक। सो ये कौन होगा? दिस इज ओनली आवर प्लांट्स। प्लांट्स आर ऑल्सो कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स क्योंकि वो अपना खाना खुद ब खुद बना सकते हैं। नेक्स्ट, एनिमल्स आर द मोस्ट अदर ऑर्गेनिजम्स टेक फूड प्रिपेयर बाय प्लांट्स एंड दे आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉप्स। और एनिमल्स जो है वो खुद ब खुद अपना खाना नहीं बना सकते, वो किसी दूसरे एनिमल्स से या दूसरे प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? हेटेरोट्रॉप्स। ओके, हेट्रो यानी कि अदर्स, और ऑटोट्रॉप क्या पढ़ा हमने? ऑटोट्रॉप यानी कि जो अपना खाना खुद बना सके उसे क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉप्स। और ये कौन से एग्जाम्पल में आएगा? ये जस्ट प्लांट्स के एग्जाम्पल में आएगा। ओके, now Paheli want to know why our body cannot make food from carbon dioxide, water and minerals like plants do. पहली का ये क्वेश्चन है, वो जानना चाहती है कि जैसे प्लांट्स अपना खाना कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल से बना सकते हैं, तो ह्यूमन बॉडीज या कोई एनिमल्स क्यों नहीं बना सकता? ओके, Now we may ask where the food factories of plants are located. आपको पता है फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स कहाँ है? Whether food is made in all part of plants or only certain parts. कि जो प्लांट्स है, प्लांट्स के देखो स्टेम है, रूट्स है, लीव्स है, बर्ड्स है, फ्लावर्स है, फ्रूट्स है, तो प्लांट के सारे पार्ट में क्या खाना बनता है? फूड फैक्ट्री से या कोई पर्टिकुलर पार्ट है? हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल फ्रॉम द सराउंडिंग? प्लांट्स अपने खाना बनाने के लिए आसपास से कौन कौन सी चीज को और कैसे प्राप्त करते हैं वो सीखेंगे। हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम टू फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स? वो खाना अगर फूड फैक्ट्रीज में बनता है तो बाकी जगह, बाकी लेट सपोज जैसे हमें पता है कि लीव्स में खाना बनते हैं, तो लीव्स से वो स्टेम में या फ्रूट्स में कैसे खाने को ट्रांसफर करता है, क्योंकि वो तो चल नहीं सकता, उसका हाथ पैर है नहीं, तो वो कैसे करेगा? सो ये सब हम पढ़ेंगे। नाउ 1.2 फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। देखो हेडिंग में ही उसका टॉपिक का नाम छिपा है। देखो फोटोसिंथेसिस जो होता है फूड बनाने की प्रोसेस जो प्लांट्स में होता है उसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। जो खाना बना सकता है प्लांट्स में उसे हम क्या कहेंगे? फोटोसिंथेसिस। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। इंपॉर्टेंट लाइन, तो फूड फैक्ट्रीज कौन सा होगा? प्लांट्स में लीव्स। जो लीव्स है वो क्या होगा? फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। Therefore, all the raw material must reach the leaves. So, हर एक raw material मतलब जो भी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स वो सब कुछ लीव्स तक पहुंचना जरूरी है। वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल एंड एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स ट्रांसपोर्ट बाय द लीव्स। जो पानी और मिनरल्स है वो तो सॉइल में मिल रहा होता है, सॉइल से वो अंडरग्राउंड वाटर एब्जॉर्ब करता है और मिनरल्स भी पानी में ही होता है। तो वो कहाँ से एब्जॉर्ब करता है? वो रूट्स के थ्रू लीव्स में ट्रांसफर होता है। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन थ्रू द टाइनी पोर्स ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। कार्बन डाइऑक्साइड जब वो भी लीव्स में जो छोटे छोटे टाइनी पोर्स होते हैं जिसे हम स्टोमेटा कहते हैं, उसमें से वो कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज करते हैं। दिस पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल। उस पोर्स को हम गार्ड सेल कहेंगे एंड सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। और सारे पोर्स को हम क्या कहेंगे? स्टोमेटा। ये आपको एक डायग्राम से समझाती हूँ मैं। देखो यहाँ पर ये हमारा प्लांट्स है, प्लांट के नीचे ये सारे प्लांट के नीचे रूट्स है, ये प्लांट का स्टेम है, प्लांट्स के लीव्स, इसमें फ्लावर, बर्ड्स, ये सारे सब कुछ है। हमें पता है कि प्लांट्स के जो लीफ है इसी को हम फूड फैक्ट्री कहते हैं, जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के एक्सचेंज होता है। ओके, नाउ देखो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट को कहाँ से मिलता है? जो देखो हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं? रिलीज करते हैं। सो कार्बन डाइऑक्साइड वो एयर से ही अपने लीव्स में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, लीव्स में छोटे छोटे पोर्स को हम स्टोमेटा कहते हैं। तो वहां से वो कार्बन डाइऑक्साइड को अपने लीव्स में लेता है और वहीं से ऑक्सीजन गैस को रिलीज करता है। तो ऑक्सीजन, प्लांट हमेशा ऑक्सीजन देता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। ओके, नाउ कार्बन डाइऑक्साइड का तो समझ आ गया कि प्लांट्स के लिए हमें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वो हमें एयर से ही वो डायरेक्टली ले सकता है। अब उसके साथ उसे लाइट एनर्जी चाहिए। लाइट एनर्जी वो सन से मिलता है। लाइट एनर्जी, सनलाइट ही उसे लाइट एनर्जी प्रोवाइड करती है, जिससे कि उसका खाने में फोटोसिंथेसिस करने में इजीली होता है। अब बाकी रह गया हमारा वाटर और मिनरल्स। वाटर तो वो रूट से, देखो सॉइल के अंडरग्राउंड में वाटर होती है, तो वाटर वो रूट से एब्जॉर्ब करता है और वाटर के साथ मिनरल जो है वो स्टेम के रूट्स के थ्रू वो स्टेम से फिर वो लीव्स के और भेजता है।
तो इसी प्रकार हमारा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हमारा होता है। ओके, सो चैप्टर में आगे चलते हैं। वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्ट टू द लीव्स बाय द वेसल्स रन थ्रू द पाइप्स टू द रूट, द स्टेम, द ब्रांचेस एंड द लीव्स। अब तक तो आपको पिक्चर देख के समझ आ गया होगा कि वाटर एंड मिनरल्स कहाँ से आता है, वो रूट्स के थ्रू जाता है। कहाँ जाता है? स्टेम पे, ब्रांच पे, लीव्स पे, जहाँ जहाँ जाना चाहिए वहाँ चले जाते हैं। दे फॉर्म अ कॉन्टिन्यूअस पाथ और पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू द लीफ, दे आर कॉल्ड वेसल्स। वो जो देखो रूट्स के अंदर, जो हमारे रूट से लीव्स के रास्ते में रास्ता होता है, उसके अंदर ना पाइप के थ्रू कुछ होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? वेसल कहेंगे। यू विल लर्न मोर अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन प्लांट्स इन क्लास 7। आप क्लास 7 में ही चैप्टर 7 में आप कुछ रीड करोगे, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स प्लांट्स में एक जगह से दूसरे जगह खाना कैसे और पानी कैसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होता है, वो आप चैप्टर नंबर 7 क्लास 7 के बुक में ही आप पढ़ेंगे। Paheli want to know what is so special about the leaves that they can synthesize food but other parts of the plant cannot। पहली को ये जानना है कि सिर्फ प्लांट्स में सिर्फ लीफ ही क्यों खाना बना सकता है, बाकी प्लांट्स में जो बाकी हिस्से है जैसे स्टेम मान लो, रूट मान लो, वो क्यों खाना नहीं बना सकते खुद। ओके, सो देखो लीव्स अपना खाना क्यों बना सकता है, क्योंकि द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। लीव्स में ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, जो हेल्प करता है, इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। दिस एनर्जी इज यूज्ड टू सिंथेसाइज प्रिपेयर फूड फॉर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। क्योंकि लीव्स से क्यों खाना बना सकता है प्लांट्स में, क्योंकि लीव्स में क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल यानी कि उसमें ग्रीन पिगमेंट्स होता है, जो क्या कर सकता है, उसका कैपेसिटी यह है कि वो सनलाइट को कैप्चर कर सके और उसे खाने को कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ अच्छे से प्रिपेयर कर सके। Since the synthesis of food occur in presence of sunlight, it is called photosynthesis। क्योंकि ये पूरा प्रोसेस जब सनलाइट होती है उसी के दौरान होती है पूरा, इसलिए हम उसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। सो फोटो यानी कि लाइट, देखो फोटो यानी कि लाइट एंड सिंथेसिस यानी तो कंबाइंड। सो फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या समझे कि लाइट के थ्रू, लाइट यानी कि सनलाइट की बात की जा रही है, और सिंथेसिस यानी कि पूरा कॉम्बिनेशन को कह रही है। कौन कौन सी चीज कंबाइन कर रही है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल्स, इस सब का कॉम्बिनेशन को फोटोसिंथेसिस कहेंगे। So we find that the chlorophyll and the sunlight, carbon dioxide and water are necessary to the process of photosynthesis। So हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट एंड sunlight, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये सारे हमारे जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हमें बहुत ही जरूरत है। इट इज अ यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ। ये बस अर्थ में सिर्फ प्लांट्स में ही हो सकता है। द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स एंड स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ फूड। जो सोलर एनर्जी है प्लांट्स में, वो कैप्चर कौन करता है? लीव्स करता है, और उसे प्लांट में ही एब्जॉर्ब करके रख सकते हैं वो। Thus, sun is the ultimate source of energy for all living organisms। So, sun जो है वो हमारे important source of energy है सारे living organism के लिए। क्यों? Plants, अगर sunlight ना हो तो plant अपना खाना नहीं बना सकता, अगर plants ना हो तो animals और जो humans है वो भी living नहीं हो सकते थे, मतलब वो भी जिंदा नहीं रह सकते थे। So, sun जो है वो हमारा ultimate source of energy कहलाएगा। कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? आप समझ सकते हो ना, फोटोसिंथेसिस अगर ना होता तो हमारे अर्थ कैसा हो सकता था? अर्थ पूरा सूना हो सकता है, मतलब उसमें ना प्लांट्स होगा, ना एनिमल्स होगा, ना ह्यूमंस होगा, तो उस टाइप का हो जाएगा। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड बी नॉट बी एनी फूड। The survival of all living organisms directly and indirectly depends upon the food made by plants besides oxygen, which is essential for the survival of all living organisms is produced during photosynthesis। In the absence of photosynthesis, life would not be possible on the earth। So अगर sun ना होता तो plants ना होता, plants ना हो तो वो ऑक्सीजन नहीं दे पाता, और अगर ऑक्सीजन ना दे पाता तो अर्थ में कोई भी लाइफ पॉसिबल नहीं हो सकता। सो हमारा सनलाइट भी अल्टीमेट सोर्स है, प्लांट भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। सो हम यहाँ से क्या सीखे कि सनलाइट जो है वो हमारा अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स और लीव्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट आर यूज कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ वाटर सिंथेसाइज कार्बन डाइऑक्साइड। दिस प्रोसेस ऑफ इक्वेशन, देखो ये हमने जो भी डायग्राम में देखा था अभी,
यहाँ पर भी एक डायग्राम मेंशन है, देखो ये प्लांट है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट लेता है और ऑक्सीजन वो देता है। प्लांट के जो लीव्स होते हैं उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, वाटर और मिनरल्स वो रूट के थ्रू लेता है, और सनलाइट जो है वो हमें एनर्जी, प्लांट्स को एनर्जी प्रोवाइड करती है। नाउ सनलाइट जो एनर्जी प्रोवाइड करेगा उसके बाद तो वो अपना पूरा प्रोसेस करेगा, उसे हम क्या कहेंगे, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहेंगे। सो जब फोटोसिंथेसिस होता है, देखो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जब होगा तभी किसके प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, तब वो कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन देगा। इसका मतलब ये समझो, अगर उसके पास कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, सनलाइट है और क्लोरोफिल है, ये चारों चीज मिलके वो क्या बनाएगा, कार्बोहाइड्रेट, यानी कि प्लांट्स का जो खाना है ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट वो बनेगा, और वो और एक बाई प्रोडक्ट देगा ऑक्सीजन, जो हमें जरूरत होती है। ओके, नाउ देखो क्लोरोफिल, स्टोमेटा और गार्ड सेल के डायग्राम, ये पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो सेक्शन ऑफ लीफ है और स्टोमेटा है, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे ये लीव्स है, लीव्स में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, टाइनी पोर्स, जिसे हम स्टोमेटा कहते हैं, हमने अभी पढ़ा था। तो स्टोमेटा कैसे दिखता है, देखो ये है गार्ड सेल, ये गार्ड सेल है जो किडनी बीन्स लाइक होता है, और ये है स्टोमेटल ओपनिंग, यही से क्या होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होती है। अब क्लोरोफिल क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट, जो लीव्स में जो ग्रीन कलर है वो क्लोरोफिल की वजह से है, और जिसके क्लोरोफिल क्या करता है कि सनलाइट को कैप्चर करके रख सकता है। During the process of oxygen is released, the presence of starch leaves indicate the occurrence of photosynthesis. Starch is also called the carbohydrate. So आपको पता है कि जब वो ऑक्सीजन को रिलीज करता है प्लांट्स के जो लीव्स है, तो उससे स्टार्च प्रोड्यूस होता है। तो स्टार्च जो है वो एक कार्बोहाइड्रेट का ही फॉर्म है। भूजो हैज ऑब्जर्व सम प्लांट्स विद डीप रेड, वायलेट और ब्राउन लीव्स। भूजो ने देखा है कि कुछ ऐसे होते हैं जिसका जो लीव्स होता है और कलर होता है वो डीप रेड कलर का हो सकता है, वायलेट कलर का भी होता है, ब्राउन लीव्स होता है। He want to know whether these leaves carry out photosynthesis. उसे भी ये पता करना है कि जो हमने पढ़ा है कि ग्रीन लीव्स जो होता है उसमें फोटोसिंथेसिस हो सकता है, लेकिन अगर जो लीव प्लांट्स के लीव कलर जो है वो डीप रेड हो या वायलेट हो या ब्राउन लीव्स हो, तो उसमें क्या फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो सकता है। एक्टिविटी 1.1, टेक 2 पॉट प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड। आपको 2 पॉट लेना है, गमले लेने हैं जो सेम काइंड को होने चाहिए। कीप वन इन द डार्क और इन द ब्लैक बॉक्स फॉर 72 आवर्स। एक बॉक्स को आपको करना क्या है, कोई अंधेरे से रूम में या तो कोई ब्लैक बॉक्स के अंदर उसे 72 आवर के लिए आपको छोड़ देना है। एंड द अदर इन सनलाइट, और दूसरे जो प्लांट है उसे कहाँ रखना है आपको, नॉर्मली जैसे आप सनलाइट में रखते हो उसी के प्रकार आपको रखना है। परफॉर्म आयोडीन टेस्ट विद द लीफ ऑफ बोथ ऑफ द प्लांट्स। आपने आयोडीन टेस्ट क्लास 6 में पढ़ा होगा कि स्टार्च टेस्ट करने के लिए होता है, तो आपको आयोडीन टेस्ट करना है। जैसे आपने 6 में पढ़ा, रिकॉर्ड योर रिजल्ट, आपको रिजल्ट रिकॉर्ड करना है। नाउ लीव द पॉट विच वाज अर्लियर केप्ट इन डार्क। आपको जो डार्क रूम में था वो वाले लीव्स लाना है एक, और एक जो सनलाइट में 3-4 दिन से जो परफॉर्म था रखा हुआ था वो वाले लाना है। उसके बाद आपका आयोडीन टेस्ट करना है अगेन ऑन द लीव्स, दोनों लीव्स जो एक जो डार्क रूम में था वो वाले लीव्स पे, और एक जो सनलाइट वाले में था वो वाले लीव्स को आपको लाना है, उसमें आयोडीन टेस्ट करना है, और वो आपको नोटबुक में लिखना है। द लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल्स। जो ग्रीन लीव्स के अलावा भी और भी जो लीव्स होते हैं, जैसे ब्राउन लीव्स होता है, पर्पल लीव्स होता है, उसमें भी क्लोरोफिल कंटेंट होता है। द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट मार्क्स ऑफ ग्रीन कलर फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन दैट लीफ ऑल्सो। सो हमने यहाँ से क्या सीखा कि फोटोसिंथेसिस जो है वो कोई भी लीव्स में हो सकता है, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंस है, क्लोरोफिल प्रेजेंस है तो हम उसमें फोटोसिंथेसिस उसमें हो सकता है, चाहे उसका कलर रेड हो, ब्राउन हो या कोई और कलर हो, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल है तो वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है। देखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स आपने देखा होगा कि कितने कलरफुल लीव्स होते हैं। You often see slimly green patches in ponds
ponds or stagnant water bodies. These are generally formed by the growth of organism called algae. Can you guess why algae are green in color? They contain chlorophyll which give them green in color. Algae can also prepare their own food by photosynthesis. आपने एक रुका हुआ पानी या कोई तालाब में देखा होगा कि एल्गी एल्गी तैरते हैं। एल्गी यानी कि जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, छोटे लीफ जैसे होते हैं जो पानी में फैल जाता है, उसे हम एल्गी कहते हैं। वो भी ग्रीन कलर के होते हैं और उसमें भी क्लोरोफिल प्रेजेंस होता है और वो अपना खाना खुद प्रिपेयर करती है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो आप देख रहे हैं एल्गी इतने छोटे लीफ होते हैं, उसके बावजूद वो अपने खाना खुद बना सकता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू। सिंथेसिस ऑफ अ food other than carbohydrate. You can just learn plant synthesize carbohydrate through the process of photosynthesis. आपने तभी ये पढ़ा था ना, कार्बोहाइड्रेट बनाता है और कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीजन देता है। इसके अलावा भी और कुछ दे सकता है प्लांट्स, वो हम पढ़ेंगे। द कार्बोहाइड्रेट आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट कौन कौन से 3 चीज से बने होते हैं? देखो, एक कार्बन से, एक हाइड्रोजन से एंड और एक ऑक्सीजन। ये 3 चीज से, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये 3 चीज के थ्रू ये कार्बोहाइड्रेट्स बनती है। These are used to synthesize other components of food such as protein and fats. ये प्रोटीन और फैट्स के भी components of food provide होता है। But proteins are nitrogenous substance which contain nitrogen. Proteins में प्रोटीन एक नाइट्रोजन सब्सटेंस है जिसमें नाइट्रोजन कंटेन होता है। From where do plants obtain nitrogen? तो फिर नाइट्रोजन प्लांट्स कहाँ से ऑब्टेन कर सकता है? Recall that nitrogen is present in the abundant gases in the air. हमें पता है कि नाइट्रोजन हमारे एयर में 78% नाइट्रोजन फैला हुआ है। However, plants cannot absorb nitrogen in the form. लेकिन plants directly nitrogen को absorb नहीं कर सकता। Soil has certain bacteria that convert gaseous nitrogen into a usable form and release it into the soil. Soil में कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो करते क्या है कि नाइट्रोजन को फिक्स करता है और उसे कन्वर्ट करता है सॉइल में ही, और दिस आर एब्जॉर्ब इन द प्लांट्स अलॉन्ग विथ वाटर। ये प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेता है रूट्स के थ्रू, जब वो पानी लेता है उसी के थ्रू वो नाइट्रोजन को भी एब्जॉर्ब कर लेगा। ऑल्सो यू माइट हैव सीन फार्मर्स एडिंग फर्टिलाइजर rich in nitrogen to the soil. In this the plants fulfill their requirement. उसके अलावा भी फार्मर्स, आपको पता है कि वो फर्टिलाइजर्स या मैन्योर आपके सॉइल पे मिक्स कर देते हैं, वहीं से वो मिनरल्स भी और भी मिनरल्स वो ले सकता है जिसमें नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होता है। इन दिस वे प्लांट्स फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट नाइट्रोजन अलॉन्ग विद द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। मतलब प्लांट को कार्बोहाइड्रेट तो वो खुद बना लेता है, प्रोटीन जो है वो नाइट्रोजनस सब्सटेंस है, तो वो नाइट्रोजन जो है वो कोई एक बैक्टीरिया होता है वो फिक्स करता है नाइट्रोजन को और उसे सॉइल में कन्वर्ट कर देता है, वहीं से वो प्रोटीन और जो नाइट्रोजन है वो ले लेते हैं। उसके अलावा फर्टिलाइजर्स वगैरह जो फार्मर यूज करते हैं कि प्लांट अच्छे से ग्रो करे, तो वहीं से भी वो डिफरेंट डिफरेंट मिनरल्स वो प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेता है। प्लांट्स कैन देन सिंथेसाइज प्रोटीन एंड विटामिन। सो प्लांट्स उसके बाद वो अपने प्रोटीन और विटामिन खुद ही बना लेता है। नाउ कम टू पेज नंबर 2। हमारे जो ब्लू वाले बॉक्स है इसे भी हमें कवर करना है। तो देखो, सेल्स के बारे में हम जानेंगे। सेल्स होता क्या है? सेल्स एक्चुअली जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स या लिविंग एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं उसी में सब सेल से ही बने होते हैं। यू हैव सीन दैट बिल्डिंग्स आर मेकअप ऑफ ब्रिक्स। आपने देखा है कि आपके जो घर है, बिल्डिंग्स होते हैं, वो एक छोटे छोटे ब्रिक्स लेकर एक पूरा बिल्डिंग बनते हैं। उसी तरह हमारे जो बॉडी होते हैं, लिविंग थिंग्स के जो बॉडी होता है उसमें सेल से बिल्टअप होता है, मतलब बहुत सारे सेल मिलकर एक बॉडी बनती है। सो सिमिलरली द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ टाइनी यूनिट्स आर कॉल्ड। सो सेल किसे कहेंगे कि बॉडी में जो छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं उसे क्या कहेंगे? सेल कहेंगे। सेल्स कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप। सेल इतना ही छोटा है कि सेल सिर्फ माइक्रोस्कोप के हेल्प से ही देखा जा सकता है, वो आप खाली आंखों से नहीं देख सकते। वो क्यों माइक्रोस्कोप से देखते हैं? हम उसे देख पाते हैं क्योंकि उसका साइज बहुत ही स्मॉल है। सम ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल। कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसके बस एक ही सेल होता है, बाकी और कुछ कुछ सेल ऐसे होते हैं जिसके बहुत सारे सेल होते हैं। सो जिसका वन सेल है उसे हम यूनिसेलुलर कहते हैं, जिसका बहुत सारे सेल है उसे हम मल्टीसेलुलर कहते हैं। वो तो आप बाद में क्लास 9-10th में आप पढ़ोगे उसे। द सेल इज एनक्लोज अ थिन आउटर बाउंड्री कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। सेल के बाहर एक पतला सा आउटर मेम्ब्रेन है। देखो, ये जो है ये आपका सेल मेम्ब्रेन है। ये जो थिन लाइन देख रहे हो आप, ये जो थिन थिन लाइन है ये है आपका सेल मेम्ब्रेन। ओके,
जो आपको सेल को बाहर के एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करता है. मोस्ट सेल्स हैव अ डिस्टिंक्ट सेंट्रल लोकेट स्फेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस. ज्यादातर जो सेल्स होते हैं उसके जो अंदर एक देखो डार्क कलर का यहाँ पर है ना, डार्क येलो कलर का, इसे हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियस कहेंगे. ये सेल का जो मेन हेडक्वार्टर कहते हैं इसे हम. ये जो डार्क डार्क है, जैसे ये वहाँ पर है, यहाँ पर है, ये जो है, ये सारे हम क्या कहेंगे, इसे न्यूक्लियस कहेंगे. The nucleus is surrounded by a jelly-like substance called cytoplasm. और न्यूक्लियस के आसपास जो लाइट येलो कलर के जो डॉटेड शेडेड सी पोर्शन है, इसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, जो थोड़ा सा जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है. इसे आप एक पिक्चर के थ्रू समझो. ये एक सेल है जो यहाँ पर जो डार्क ब्लू और वायलेट कलर है, इसे हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियस कहेंगे. ओके. साइटोप्लाज्म क्या होगा, ये जो जेली लाइक स्ट्रक्चर है आसपास, ये जो खाली जगह है, इसे हम क्या कहेंगे, साइटोप्लाज्म, जो जेली लाइक होता है. और सेल वॉल किसे कहेंगे, ये जो साइड में बॉर्डर्स है, इसे हम क्या कहेंगे, सेल वॉल कहेंगे. ओके. पेज नंबर 3, this blue box. Beside leaves, photosynthesis also takes place in other green parts of the plants. देखो photosynthesis हमें पता है कि वो बस लीव्स में ही परफॉर्म होता है, लेकिन हमारे जो कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसमें लीव्स नहीं होते, जैसे कि डेजर्ट प्लांट्स होते हैं, तो उसमें लीव्स नहीं होते. जैसे आप कैक्टस मान लो, उसमें कोई लीव्स होते हैं, छोटे छोटे बहुत ही टाइनी लीव्स, बहुत ही कम दिखाई देते हैं उसमें. सो उसमें फोटोसिंथेसिस कैसे परफॉर्म होता होगा, तो कुछ कुछ हमारे ऐसे प्लांट्स हैं जिसके कुछ ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट, यानी कि प्लांट के जो ग्रीन पोर्शन, कैक्टस पूरे के पूरे ही जो स्टेम है वो ग्रीन कलर का था, उसी में उसका फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होता है. जैसे कि ग्रीन स्टेम में होता है, ग्रीन ब्रांचेस में भी फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होता है. क्योंकि जस्ट बिकॉज उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है. For example, the desert plants have scale or spine-like leaves to reduce loss of water transpiration. तो कुछ जो डेजर्ट प्लांट्स होता है उसमें क्या, स्केल और स्पाइन्स, यानी कि जो नुकीला कांटे वाले चीज होते हैं उसे हम स्केल और स्पाइन लाइक कहते हैं, लीव्स कहते हैं, जिसमें उसके लीव्स बहुत ही छोटे होते हैं. क्योंकि देखो डेजर्ट में पानी नहीं मिलता, और जहाँ पानी नहीं मिलेगा तो उसमें ट्रांसपिरेशन ताकि कम हो, इसलिए उसका लीव्स बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, जैसे कि कांटों के जैसे उसके लीव्स होते हैं. दिस प्लांट्स हैव ग्रीन स्टेम विच कैरी आउट फोटोसिंथेसिस. क्योंकि वहाँ के लीव जो कैक्टस वगैरह होते हैं उसमें बहुत ही कम लीव्स होते हैं, तो उसमें फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए वो जो ग्रीन स्टेम होता है उसी में उसका फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होता है, वहीं से वो अपना खाना गेन करते हैं. ओके. प्लांट्स पढ़ेंगे जिसमें हम बेसिकली हेटेरोट्रॉपिक मोड जो है उसके ऊपर फोकस करके ये बाकी का चैप्टर्स रीड करेंगे. सो इससे पहले आपने ऑटोट्रॉप पढ़ लिया था. ऑटोट्रॉप यानी कि जो अपना खाना खुद ही बना सकते हैं, यानी कि प्लांट्स एक ऐसा लिविंग थिंग है जो अपना खाना खुद बना सकता है, तो उसे हम ऑटोट्रॉप कहते हैं और उसे हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं. सो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या समझेंगे, हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि जो दूसरे चीज के ऊपर डिपेंड होता है, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होता है, उसे हम क्या कहेंगे, हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. सो चैप्टर रीड करते हैं 1.3 अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. there are some plants which do not have chlorophyll. ऐसे कुछ जैसे हमने पढ़ा था कि जो प्लांट्स होते हैं उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंस होता है, जिसके कारण वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर पाता है, जिसके कारण वो अपना खाना खुद बना सकते हैं. लेकिन कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता, तो क्लोरोफिल नहीं है तो वो खाना खुद नहीं बना सकेगा. सो दे कैन नॉट सिंथेसाइज प्लांट्स. सो ये अंडरलाइन करो, प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल दे कैन नॉट सिंथेसाइज their own food. How do they survive and from where do they derive nutrition? तो फिर वो कैसे survive, कैसे जी रहे हैं और कहाँ से वो अपना खाना पा रहे हैं. So like human and animals, such plants depend on food produced by other plants. जैसे कि human हो, animals हो, वो जैसे दूसरे plants या animals पे depend होता है ना, so वैसे ही कुछ plants ऐसे हैं जो दूसरे plants पे depend होते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, heterotropic mode of nutrition. ओके. सो जो भी प्लांट्स दूसरे फूड अपने खाने के लिए दूसरे न्यूट्रिशन, दूसरे प्लांट्स या दूसरे एनिमल्स पर डिपेंड होता है, उसे हम क्या कहेंगे, हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. So look at figure 1.5. Do you see a yellow wiry branch structure twining around the stem of branch of tree? This plant is called Cascuta, जिसका अलग नाम क्या है, अमरबेल.
It does not have any chlorophyll. It is ready-made food from the other plant which it is climbing. The plant on the plant on which it climb, it is called host. Since it is the derive the host of valuable nutrients. Cascuta is called parasitic. Parasite are we are and other animals also a kind of parasites. You should think about it and discuss with your teacher. So हम हमें कहा कि फिगर 1.5 पे देखो ये है हमारा फिगर 1.5 ये है कैस्क्यूटा का प्लांट जिसे हम अमर बेल भी कहते हैं इसे ऑन होस्ट प्लांट देखो ये एक प्लांट है ये जो पेड़ है ये बबूल का पेड़ है और इसके ऊपर जो देखो येलो येलो जो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है इसे हम ये जो प्लांट है इसे हम कैस्क्यूटा कहते हैं और हिंदी में इसे अमरबेल भी कहते हैं। अब अमरबेल जो कैस्क्यूटा जो प्लांट है ये क्या करता है ये दूसरे प्लांट पे लपेट कर उस प्लांट का खाना लेता है। सो जो दूसरे प्लांट का खाना छीन लेता है उसे हम क्या कहेंगे पैरासाइट। सो यहाँ पर पैरासाइट कौन होगा ये जो कैस्क्यूटा है जो येलो येलो स्टेम से लटक रहा है ये है कैस्क्यूटा और जो होस्ट प्लांट है जो खाना दे रहा है ये है ये वाला ट्री। ओके ये विद द हेल्प ऑफ ए पिक्चर ये देखो ये एक स्टेम है जो ग्रीन कलर का जो देख लो ये एक स्टेम है किसी और प्लांट का और ये जो थोड़ा ऑरेंजी ब्राउनी सा कलर है ये है ये है कोई एक पैरासाइटिक प्लांट जो क्या कर रहा है देखो उसी स्टेम के ऊपर ऐसे गोल गोल लपेटा हुआ है और ये क्या कर रहा है इसके जो न्यूट्रिशन इस ग्रीन प्लांट को मिल रहा है ये न्यूट्रिशन ये थोड़ा सा इससे लेके वो अपने आप को ग्रो करे मतलब टोटली जो पैरासाइटिक प्लांट है ये वाला पैरासाइटिक प्लांट है जो ऑरेंज ऑरेंज ये लपेटा हुआ है ये पैरासाइटिक प्लांट है जो 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 अपना खाना खुद नहीं बना सकता किसी और प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है तो वो प्लांट्स को हम क्या कहेंगे जो डिपेंडेबल प्लांट्स है उसे हम पैरासाइटिक कहेंगे और जिसके ऊपर डिपेंड है उसे हम होस्ट कहेंगे। सो आई होप ये क्लियर है आपको। देखो ये कैस्क्यूटा का पौधा है कैसे देख रहे हो ये येलो येलो जो ये सारे स्टेम्स कैसे जकड़ के रखा है जो मेन प्लांट है जो होस्ट प्लांट है वही दिखाई नहीं दे रहा और कैस्क्यूटा देखो कितना अच्छे से फैल गया है। Have you seen or heard of plants that can eat animals? आपने कभी सुना है या देखा है कोई plants जो animals खाता हो? There are a few plants which can trap insect and digest them. कुछ ऐसे plants है जो क्या करता है इंसेक्ट को ट्रैप करता है पकड़ता है और उसे क्या करता है खा भी लेता है डाइजेस्ट कर लेता है। Is it not amazing? ये क्या हैरानी की बात नहीं है। Such plants may be green or of some other color. वो plants green कलर का भी हो सकता है या किसी और कलर का भी हो सकता है। Look at the plant in figure 1.6. ये देखो ये जो figure 1.6 है ये एक plant है जो क्या खाता है इंसेक्ट को खाता है। The pitcher-like or jug-like structure is modified part of leaf. इसका structure देखो कुछ jug के टाइप है, so इसे हम pitcher plant कहते हैं। The apex of the leaf form a lid which can open and close the mouth of a pitcher. इसके ऊपर देखो एक लीड टाइप सा कुछ है एपेक्स टाइप का कुछ है ना इसे हम लीड कहेंगे। ये क्या होता है ये ओपन भी होता है और क्लोज भी होता है जैसे जग ओपन हो जाता है फिर क्लोज भी कर सकता है उसी प्रकार। Inside the pitcher there are hair which are directly downwards. Now when an insect lands into the pitcher, the lid closed and trap the insect get into the entangled into the hair. The lid closed and the insect is trapped. The insect is digested by digestive juice secreted in the pitcher plant and this type of nutrition are absorbed. Such insect eating plants are called insectivorous plants. So देखो डायग्राम के थ्रू यहाँ पर देखो यहाँ पर एक इमेज दिया है जिसमें ये जो पिक्चर प्लांट है वो लीव्स में है। कोई लेट सपोज कोई एक इंसेक्ट आया यहाँ पर बैठा तो इसके अंदर कुछ हेयरी लाइक होता है जिसके वजह से वो इंसेक्ट ऊपर की ओर नहीं उड़ सकता वो नीचे ही फ्लो करेगा। मतलब ऐसा ही इसमें सिस्टम है कि कोई इंसेक्ट अगर इसमें बैठे तो तुरंत ये जो लीड है ये बंद हो जाएगा तो उसका बाहर निकलने का रास्ता बंद हो गया। अब वो अंदर फंसा है तो वो ट्राई तो करेगा ना कि ऊपर जाए किंतु वो लेकिन वो ऊपर नहीं जा सकता वो अंदर ही अंदर नीचे की ओर जाएगा और उसी का जूस बना के ये लोग ये जो प्लांट्स है ये पूरे उसे डाइजेस्ट कर लेगा।
सो इस टाइप के कुछ इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स है, उस इंसेक्ट ईटिंग प्लांट को हम क्या कहते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. इज इट पॉसिबल दैट सच प्लांट डू नॉट गेट ऑल द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल इन दे ग्रो. सो ये ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि सारे न्यूट्रिएंट्स ये प्लांट्स अपने सॉइल से नहीं पा सकते हैं. Bhujo is confused. If the peach plant is green and carries out photosynthesis, then why does it feed on insect? भूजो कंफ्यूज है कि देखो पीछे प्लांट का जो कलर है वो जनरली ग्रीन कलर का होता है, तो उसको वो फोटोसिंथेसिस भी कर सकता है, तो लेकिन वो फोटोसिंथेसिस ना करके दूसरे इंसेक्ट को क्यों खाता है, क्वेश्चन है ना. अब सोचो इसका आंसर मैं नेक्स्ट सीरीज जो पार्ट 3 है उसमें आंसर आपको बताऊंगी. अब पीचर प्लांट के अलावा और भी कुछ इंसेक्टिवोरस प्लांट है, तो उसके बारे में मैं थोड़ा आपको जानकारी देना चाहूंगी और थोड़ा पीचर प्लांट के भी कुछ इमेजेस आपको दिखाऊंगी. तो दिस इज अ पीचर प्लांट. देखो ये ग्रीन कलर का ही है, जनरली इसका लीव्स वगैरह जो है ये ग्रीन कलर का ही है. इसमें जब इंसेक्ट बैठता है तो वो नीचे की तरफ मूव करते करते वो एकदम जूस बनते बनते एकदम प्लांट्स के जो सारे पोर्शन में चला जाता है. और ये जो लीड है ये ढक्कन टाइप से ना, ये इसका क्लोज हो जाता है ताकि ऊपर से जो एनिमल्स वो बाहर निकल ना सके. देखो यहाँ पर एक इंसेक्ट आया था जो ट्रैप हो गया, वो नीचे की तरफ मूव करे, वो बिल्कुल भी ऊपर की तरफ नहीं जा पाएगा. इसके अलावा और एक प्लांट है जो इंसेक्टिवोरस है, इसे हम कहते हैं विनस फ्लाई ट्रैप. विनस फ्लाई ट्रैप देखो कुछ ऐसे इसका मुंह खुला हुआ होता है, तो इसका ये जनरली इसका जो कलर्स है ना ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है. जो ब्राइट कलर है इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है, तो इंसेक्ट सोचता है इसमें है क्या, तो इंसेक्ट चले जाते हैं इसमें. तो इंसेक्ट जब चले जाते हैं तो यहाँ पर वो समझो यहाँ पर बैठ गया वो, तो बैठ जाने के बाद उन्हें तो जो लीव्स है इसे जो विनस फ्लाई ट्रैप का इसे तो सेंसेशन हो जाता है कि हाँ इसमें कुछ है, तो तब क्या करता है ये इसे क्लोज करते हैं. देखो यहाँ पर कैसे इंसेक्ट क्लोज हो गया, इसके बीच में जकड़ में फंस गया, तो यही जाके जूस बना के ये जो है जो इसे इंसेक्टिवोरस प्लांट के इंसेक्टिवोरस टाइप का जूस बनेगा और यही उसे डाइजेस्ट पूरा प्लांट करेगा. सो ये है हमारे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. Now the topic is saprocrop 1.4 saprocrops. You might have seen packets of mushroom sold in the vegetable market. आपने वेजिटेबल मार्केट में देखा होगा कि मशरूम के पैकेट्स होते हैं वो सोल्ड होते हैं, बेचते हैं. You may have seen some fluffy umbrella like patches growing on moist soil or on rotting wood during the rainy season. आपने देखा होगा कि जो फ्लफी टाइप सा कुछ अम्ब्रेला लाइक पैचेस होता है जो हमारे सॉइल में ग्रो करता है या कोई रॉटिंग जो सड़े हुए वुड में रेनी सीजन में ग्रो करता है. लेट अस फाइंड आउट व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन दे नीड टू सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर दे गेट फ्रॉम. सो ये जो न्यूट्रिशन ये इस टाइप के चीज जो होता है न्यूट्रिशन वो कहाँ से उसे न्यूट्रिशन मिलता है, पोषण मिलता है, और वो ऐसे न्यूट्रिएंट्स को कैसे अपने में ले सकते हैं. देखो पैकेट्स ऑफ मशरूम का फोटो दिया है. मशरूम ग्रोइंग ऑन डिकेइंग मटेरियल. मशरूम कहाँ होता है, जो सड़े हुए चीज पे ये बनता है, ये ऐसे मशरूम होता है. भूजो wants to know how this organism acquire nutrients. भूजो को जानना है कि ऐसे मशरूम वगैरह ये अपना न्यूट्रिशन कैसे लेता है. दे डू नॉट हैव माउथ लाइक एनिमल्स डू. दे आर नॉट लाइक ग्रीन प्लांट्स एज दे लैक क्लोरोफिल एंड कैन नॉट मेक देयर फूड फॉर फोटोसिंथेसिस. क्योंकि ना ही इसके पास माउथ है, मुंह है कि वो खाना खा सके, ना वो ग्रीन प्लांट है, ना कुछ इंसेक्टिवोरस प्लांट का टाइप है जो कुछ कैच करके खा ले जूस बना के, ऐसा कुछ नहीं है. तो इसके अंदर फोटोसिंथेसिस भी नहीं हो पाएगा क्योंकि ये ग्रीन नहीं है, तो ये अपना खाना कैसे लेता है. सो एक्टिविटी 1.2 टेक अ पीस ऑफ ब्रेड एंड मोशन इन in with water. Leave it the moist warm place for 2 to 3 days or until fluffy patches appear on them. In figure 1.8, what is the color of these patches? Observe the patches under a microscope or a magnifying glass. Write down your observation in the notebook. You will see cotton thread-like structure on the piece of bread. तो एक्टिविटी 1.2 में आपको करना है क्या है, कुछ पीस ऑफ ब्रेड लेना है, उसको थोड़ा सा मॉइस्चर जगह में रखना है 2-3 दिन के लिए, और कुछ दिन बाद देखोगे उसमें ना उसका कलर कुछ चेंजेस आ जाएगा, उसमें पैचेस आ जाएगा, और आपको देखना है कि उसमें ऑब्जर्व करना है कि उस उस ब्रेड के पीस में क्या होता है. देखो यहाँ पर इमेज भी दिखा है. दिस इज द ब्रेड का टुकड़ा. ओके सो देखो इसमें कैसे पैचेस आ गया ब्राउनी सा, और इसे जूम करके जब इन्होंने दिखाया तो देखो इसका एक एक जो फंगी है इसे हम देख सकते हैं. सो दिस ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड फंगी. हम क्या कहेंगे, फंगी.
दे हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इनका न्यूट्रिशन अलग टाइप का होता है. दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ब्रेड. एक्चुअली ये फंगी ग्रो कैसे किया? फंगी ने क्या किया, जो ब्रेड है, ब्रेड का जो न्यूट्रिशन है उसे एब्जॉर्ब कर लिया. This mode of nutrition in which organisms take in nutrients from dead and decaying matter is called saprophytic nutrition. ऐसे न्यूट्रिशन जो कोई भी डेड चीज से उसका पोषण खींच सकता है उसे हम क्या कहेंगे? सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन. एंड सच ऑर्गेनिजम्स विद सैप्रोफाइट मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सैप्रोट्रॉप्स. और उसी टाइप के जो सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो लेता है उसे हम क्या कहेंगे? सैप्रोट्रॉप्स. Fungi also grows on pickles, leather, clothes and other articles that are left in hot and humid weather for long time. फंगी आप जनरल देख सकते हो कि पिकल्स में हो जाता है, लेदर में, क्लॉथ्स में भी हो जाता है, इवन कोई आर्टिकल्स यानी कि कोई भी चीज में हो सकता है जब वो हॉट या ह्यूमिड वेदर में पाया जाता है. बहुत टाइम तक अगर हो तो ये फंगी आ जाता है. ड्यूरिंग द रेनी सीजन द स्पॉइल मैनी थिंग्स. आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द मेनेंस ऑफ फंगी इन योर हाउस. और रेनी सीजन में ये बहुत सारे चीज को क्या करता है? स्पॉइल, खराब कर देता है. आप अपने पेरेंट्स से पूछो कि आपके घर में कौन कौन सी चीज है जिसमें फंगी आ गया हो. फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन एयर. ये जनरली एयर में प्रेजेंट होता है. व्हेन दे लैंड ऑन wet and warmer things they germinate and grow. So fungi generally air में प्रेजेंट होता है. अगर वो कब लैंड करता है? जब उसका उस जगह का टेम्परेचर वेट यानी कि गीला गीला, ह्यूमिडिटी, वार्म भी हो गर्म भी हो, तब क्या करता है? वो लैंड कर जाता है कहीं पर भी और वहीं पर भी वो अपना ग्रो कर लेता है. नाउ कैन यू फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड. सो आप समझ लो कि आप कैसे कुछ भी चीज स्पॉइल होने से बचा सकते हो. प्रीवियस पेज में देखो. सो जो हमारा मशरूम है वो भी एक फंगी है जो सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है. ये क्या करता है? कहीं भी डेड डिकेइंग मैटर है सॉइल में या कोई भी जगह कुछ डेड डिकेइंग मैटर हो तो उसमें मशरूम जनरली ग्रो कर जाता है. वहीं से वो न्यूट्रिशन उसे मिलता है और उसे को हम सैप्रोट्रॉप्स कहते हैं क्योंकि ये सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के पार्ट है. Some organisms live together, share both shelter and nutrients. This relationship is called symbiosis. For example, certain fungi live inside the roots of plants. The plants provide nutrients to the fungus, and in return, the fungus provides them water and certain nutrients. देखो, कुछ कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो साथ मिलके रहते हैं. मतलब एक उसको खाना प्रोवाइड करेगा और एक दूसरे उसके जगह उसे शेल्टर प्रोवाइड करेगा. उस रिलेशनशिप को हम क्या कहेंगे? सिम्बायोसिस रिलेशनशिप. कुछ फंगी है और कुछ एल्गी है जो ये सिम्बायोसिस रिलेशनशिप फॉलो करता है. एल्गी वो ब्लू ग्रीन एल्गी हो सकता है, ग्रीन एल्गी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. वो क्या करता है? क्योंकि उसका कलर ग्रीन है या वो ब्लू ग्रीन एल्गी है जिसे हम सियानोबैक्टीरिया कहते हैं, उसके पास एक कैपेसिटी होता है. वो अपना न्यूट्रिएंट्स खुद बना सकता है बाय यूज ऑफ क्लोरोफिल और बाय फिक्सिंग सब नाइट्रोजन से वो अपना न्यूट्रिएंट्स बना सकता है. सो और कुछ कुछ फंगस को तो आपको पता ही है कि जैसे मशरूम में पढ़ा था हमने, फंगस में क्या होता है कि उसका खाना वो खुद नहीं बना सकता. तो फंगस क्या करता है कि जो एल्गी है उसे रहने के लिए जगह देती है और जो एल्गी है उसको उसके बदले में उसे खाना देता है. सो इन ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड लाइकेंस अ क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर विच इज एन एल्गी. एक लाइकेंस है जो एक एल्गी है जो उसमें क्लोरोफिल कंटेन है, उसमें क्लोरोफिल है तो वो अपना खाना खुद बना सकता है. एंड फंगस लिव टुगेदर. और एक फंगस, एल्गी और फंगस ये दोनों साथ में रहते हैं. द फंगस प्रोवाइड शेल्टर. फंगस उसके जगह उसे क्या देता है? उस फंगस उसे शेल्टर देती है. Water and minerals to the algae and in return the algae prepares the provide food to the fungus. वही बात कही है देखो कि जो फंगस है उसे फंगस जो है प्रोवाइड करेगा, क्या प्रोवाइड करेगा? शेल्टर. और वाटर मिनरल्स जो है वो कौन प्रोवाइड करेगा? एल्गी प्रोवाइड करेगा. ठीक है. सो इन रिटर्न एल्गी क्या करता है? उसे खाना देता है और फंगस क्या देता है? उसे रहने के लिए शेल्टर देता है, जगह देता है. देखो तो हमने अभी क्या सीखा कि एल्गे जो है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, फंगी जो है वो हमें प्रोवाइड शेल्टर करते हैं. देखो लाइकेंस कहाँ कहाँ ग्रो करता है. एक तो ट्री बार्क पे ग्रो कर लेता है, कहीं भी ऊट पे ग्रो कर लेता है. देखो ये ट्री बार्क है उसमें लाइकेंस ग्रो कर लिया तो ट्री बार्क को और लाइकेंस का एक क्या होगा? फंगी और जो एल्गी है इनका एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होगा.
वैसे ही ग्राउंड में ग्रो कर जाता है लाइकेंस, रॉक्स में ग्रो कर जाता है लाइकेंस। लाइकेंस देखो, लाइकेंस ग्रो करने की वजह से ही रॉक्स में जो क्रैक आ जाता है। तो रॉक्स में क्रैक आने का एक फायदा होता है कि रॉक से ही हमें पता है, रॉक से सॉइल बनता है, रॉक रॉक सॉल्ट होता है। सो रॉक का जो ब्रेकडाउन ऑफ रॉक भी वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है। सो लाइकेन जो है वो जनरली और क्या काम करती है, पॉल्यूशन वाले जो जहाँ पर ज्यादा पॉल्यूशन है वहां पर ये ग्रो नहीं करता। तो हमें पता चल रहा है कि पॉल्यूशन लेवल कितना है, वो लाइकेन के हेल्प से भी हम पता कर सकते हैं। न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनाइज इन द सॉइल, न्यूट्रिएंट्स जो है वो सॉइल में कैसे ही मिल जाते हैं और कैसे ही वो दोबारा से वापस आता है। हैव यू सीन फार्मर्स स्प्रेडिंग मैन्यूर और फर्टिलाइजर्स इन द फील्ड और गार्डनर्स यूजिंग देम इन लॉन ऑन द पॉट्स? डू यू नो व्हाई दिस इज डन? आपने देखा होगा कि फार्मर्स या जो गार्डनर्स होते हैं वो सॉइल में मैन्यूर या फर्टिलाइजर्स को मिलाते हैं। इवन दैट प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। आपने क्या सीखा कि प्लांट्स जो है वो सॉइल से मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स लेता है। सो देयर अमाउंट इन द सॉइल कीप ऑन डिक्लाइनिंग। सो अगर प्लांट्स अगर मिनरल्स या न्यूट्रिएंट्स जो है वो अगर सॉइल से लेगा तो उसमें जो सॉइल में जो मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी थे वो तो धीरे धीरे कम होता जाएगा। सो फर्टिलाइजर्स एंड मैन्यूर कंटेन न्यूट्रिएंट्स। फर्टिलाइजर और मैन्यूर में क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स होता है जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। कौन कौन से होगा देखो, नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस। ये तीनों एक ऐसा चीज है जो हमारे सॉइल को जरूरत होती है। दिस न्यूट्रिएंट्स नीड टू बी एडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम टू रीच द सॉइल। वी कैन ग्रो प्लांट्स एंड कीप देम हेल्थी इफ वी कैन फुलफिल न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्लांट्स। सो अगर हमें प्लांट्स ग्रो करना है तो हमें फर्टिलाइजर और मैन्यूर को भी ऐड करना जरूरी होता ही है। Usually crop plants absorb a lot of nitrogen and the soil become deficient in nitrogen. You learn that though nitrogen gas is available in plenty in air, plants cannot use this manner that they can use carbon dioxide. आपको पता होना चाहिए कि जो क्रॉप प्लांट है उसे सबसे ज्यादा नाइट्रोजन की जरूरत होती है। बट आपको ये भी पता है कि हमारे जो एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है, मतलब बहुत नाइट्रोजन है। लेकिन दुख की बात यह है कि वो प्लांट जो है वो डायरेक्टली इसे नहीं ले सकता नाइट्रोजन को। वो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड इजीली ले सकता है प्लांट्स, नाइट्रोजन को प्लांट्स ले नहीं सकता, लेकिन उसे जरूरत चाहिए। दे नीड नाइट्रोजन इन ए सॉल्युबल फॉर्म। उसे नाइट्रोजन कौन से फॉर्म में चाहिए, सॉल्युबल, यानी कि जो सॉइल में है उसमें मिक्स होना चाहिए। तो कुछ बैक्टीरिया होते हैं, द बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कन्वर्ट इनटू अ यूजुअल फॉर्म, बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड, सो इट इज ऑफन लिव्स इन द रूट ऑफ ग्राम, पीस, मूंग, बीन्स and other legumes and provide them with nitrogen. कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिसे हम राइजोबियम बैक्टीरिया कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी भी कह सकते हैं उसे। तो राइजोबियम का काम क्या होता है, वो सॉइल, वो जो एयर से नाइट्रोजन को कलेक्ट करके उसे सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, किसमें, सॉइल में। उसके बदले में क्या मिलेगा, इन रिटर्न द प्लांट्स प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया। उसके जगह में रिटर्न में जो बैक्टीरिया को उसे शेल्टर और फूड प्रोवाइड करेगा। दे थस हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सो हम कह सकते हैं, देखो एक उसे नाइट्रोजन प्रोवाइड करेगा और एक उसे शेल्टर और फूड प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पर हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कह सकते हैं। दिस एसोसिएशन इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर फार्मर्स। दे कैन रिड्यूस द use of nitrogen fertilizer where leguminous plants are grown. Most of them pulses are obtained from leguminous plants. So leguminous plants वो plants होते हैं जिसमें डाल्स जो होते हैं, जैसे pulses डाल, तो उसमें जो लाइजोबियम ऑलरेडी अवेलेबल होता है। इन दिस चैप्टर यू लर्न दैट मोस्ट ऑफ द प्लांट्स एंड आर ऑटोट्रॉप्स। ज्यादातर प्लांट्स ऑटोट्रॉप होते हैं। ओनली फ्यू प्लांट्स आर पैरासाइटिक और सैप्रोफाइटिक। दे डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म। कुछ प्लांट्स अलग है जो सैप्रोफाइटिक हो सकता है, पैरासाइटिक हो सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, हेटेरोट्रॉप्स। All animals are categorized as heterotrophic since they depend on plants and animals for food. So अगर हम animals की बात करें तो वो heterotrophs होगा, क्योंकि वो डिपेंड किस पे करता है, प्लांट्स या अदर एनिमल्स पे डिपेंड करता है। सो कैन यू से दैट द इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर पार्शियली हेटेरोट्रॉप्स? तो आप क्या कह सकते हो कि इंसेक्टिवोरस जो प्लांट्स है वो पार्शियली हेटेरोट्रॉप्स है? ये सारे जो टॉपिक क्वेश्चंस है जो और पहेली के मन में आया है या कुछ अंदर क्वेश्चंस है, या आप एक बार चैप्टर
आंसर को रीड करो, रीड करने के बाद आप अपने आप में आंसर को आइडेंटिफाई करो। जो नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट 3 में हम ये सारे क्वेश्चंस के मैं आंसर आपको प्रोवाइड करूंगी। Autotropic. First है autotropic. An autotropic is an organism that can produce its own food using light, water, carbon dioxide और other chemicals. Autotropic एक ऐसा प्रोसेस होता है जो बस प्लांट्स ही कर सकता है, जिसमें वो अपना खाना जो है वो खुद बना सकता है बाय यूजिंग लाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अदर केमिकल्स यानी कि मिनरल्स हो सकता है या नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ये सब होता है। नेक्स्ट सेकेंड, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इज अ ग्रीन कलर पिगमेंट फाउंड इन प्लांट्स। ये ओनली प्लांट्स में पाया जाता है, जिसके वजह से वो प्लांट्स का कलर ग्रीन होता है। जिस प्लांट में जो भी क्लोरोफिल का कलर ज्यादा होगा उसी कलर का वो दिखेगा। एंड क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस में भी हेल्पफुल होती है। Third, heterotrophs, the organism that depend on other organism for nutrients and energy are considered as heterotrophs. जैसे ऑटोट्रॉप क्या करता था, अपना खाना खुद बना सकता था, लेकिन हेटेरोट्रॉप वैसा नहीं है। हेटेरोट्रॉप किसी और ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होता है अपने खाने के लिए, ताकि वो एनर्जी मिल सके उसे, तो उसे हम हेटेरोट्रॉप्स कहेंगे। जैसे कि एनिमल्स हो सकता है, ह्यूमंस हो सकता है, इंसेक्ट्स हो सकते हैं। नेक्स्ट, 4, होस्ट। द प्लांट फ्रॉम विच द पैरासाइट टेक्स न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड होस्ट। जो भी प्लांट ऐसा होता है जिससे पैरासाइट न्यूट्रिएंट्स लेते हैं उसे हम क्या कहेंगे, होस्ट। इंसेक्टिवोरस, सम प्लांट्स ईट इंसेक्ट्स, सच प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो इंसेक्ट को खाते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, जैसे कि वीनस फ्लाईट्रैप, पीचर प्लांट, एक्सेट्रा। Next, 6, nutrients. The components of food necessary for the body are called nutrients. Nutrients यानी कि वो components of food है जो हमारे बॉडी के लिए जरूरी है, उसे हम क्या कहेंगे, nutrients कहेंगे। Nutrition. Nutrition is a mode of taking food by an organism and its utilization by the body. Nutrition वो होता है जिसमें हम कोई भी organism खाना को खाते हैं और उससे उसे एनर्जी प्रोवाइड होती है। 8, parasite, a plant or an animal organism that lives in or on another and takes its nourishment from that other organism. पैरासाइट वो प्लांट्स और वो एनिमल्स होता है जो किसी और जो ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होता है, उसमें वो टेक प्लेस करता है, वहीं से उसे हम पैरासाइट कहेंगे। नेक्स्ट, photosynthesis. The plant use the energy in sunlight to prepare food in the presence of a green color matter called chlorophyll प्रेजेंट इन द लीव्स ऑफ अ ग्रीन प्लांट। फोटोसिंथेसिस वो एक प्रोसेस होता है जिसमें प्लांट अपना खाना बना सकता है बाय यूजिंग ऑफ सनलाइट, वाटर, मिनरल्स, कार्बन डाइऑक्साइड एंड विद द प्रेजेंस ऑफ वन ग्रीन कलर पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। ये सब अगर हो तो वो अपना खाना खुद बना सकता है, और ये ओनली ग्रीन प्लांट्स में ही पॉसिबल होती है। तो क्या क्या चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, वाटर एंड मिनरल्स एंड क्लोरोफिल। ओके। 10, saprotrophs, organism which derive nutrition from dead and decaying matter are called saprotrophs. saprotrophs वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो न्यूट्रिशन कहाँ से, कोई भी डेड या डिकेइंग मैटर यानी कि सड़े हुए चीज से जो अपना न्यूट्रिएंट्स ऑब्जर्व कर सकता है, उसे हम क्या कहेंगे, saprotrophs। जैसे कि मशरूम था एग्जांपल में। 11, saprotrophic, वही saprotroph का ही saprotrophic होगा। The uptake of nutrition by organisms from dead and decaying matter in the form of solution is called the saprotrophic nutrition. जो ऑर्गेनिज्म किसी और डेड और डिकेइंग मैटर से अपना न्यूट्रिशन लेता है इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन यानी कि लिक्विड फॉर्म में, उसे हम क्या कहेंगे, सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। 12, स्टोमेटा, द न्यूमरस पोर्स अंडर द सरफेस ऑफ द लीफ आर कॉल्ड स्टोमेटा। स्टोमेटा ये होता है हर एक लीफ में बहुत सारे न्यूमरस छोटे छोटे टाइनी पोर्स यानी कि टाइनी छोटे छोटे छेद होते हैं, जिसके वजह से वो अपना कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो गैस है वो अपना एक्सचेंज कर सकता है, वो हमें स्टोमेटा उसे हम कहते हैं। स्टोमेटा है, उसका आपका डायग्राम आपके पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसका डायग्राम भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। ओके, नाउ कम टू एक्सरसाइज क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस है। सो क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई डू ऑर्गेनिज्म नीड टू टेक फूड? हर एक ऑर्गेनिज्म को खाना क्यों जरूरत है और वो खाना क्यों खाते हैं? ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड टू सर्वाइव।
हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो उसे खाना चाहिए, किस लिए? ताकि वो जिंदा रह सके। इट गिव्स देम एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज, ये उसे एनर्जी प्रोवाइड करता है, खाना जो है एनर्जी प्रोवाइड करता है ताकि वो वेरियस एक्टिविटीज परफॉर्म कर सके। ऑल एक्टिविटीज सच एज प्लेइंग, रनिंग, वर्किंग, स्टडिंग एक्सेट्रा, जैसे कि आप खेलते हो, रन करते हो, वर्क करते हो, स्टडी करते हो, किसकी वजह से? क्योंकि आपके पास एनर्जी है, तभी आप ये सब कर पा रहे हो। The various components present in our food such as carbohydrate, protein, fat, vitamin and minerals provide energy to our body. हमारे जो न्यूट्रिएंट्स में कौन कौन से चीज प्रेजेंट है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स, ये सब हमारे बॉडी में प्रेजेंट है। दिस आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, एंड ये सब चीज हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्टिंग्विश बिटवीन अ पैरासाइट एंड अ सेप्रोट्रॉफ, यानी कि आपको डिफरेंस बिटवीन करना है पैरासाइट और सेप्रोट्रॉफ के बीच। सो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में पैरासाइट है एंड राइट हैंड साइड में सेप्रोट्रॉफ्स है। सो पैरासाइट का हम डिस्क्राइब करते हैं। पैरासाइट देखो, द ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो ऑन द बॉडी ऑफ अनदर ऑर्गेनिजम्स एंड डिराइव न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इट्स ओन नोन एज अ पैरासाइट, ऑर्गेनिज्म जो कि किसी अदर बॉडी से अपना न्यूट्रिएंट्स यानी कि आप जो भी न्यूट्रिएंट्स उस प्लांट को चाहिए वो ऑब्जर्व करता है, उसे हम पैरासाइट कहते हैं। एग्जाम्पल है कैस्क्यूटा एंड ऑर्चिड्स। एंड पैरासाइट्स एब्जॉर्ब प्रिपेयर फूड फ्रॉम द होस्ट, यानी कि जो होस्ट प्लांट है उसने सारा खाना ऑलरेडी प्रिपेयर कर रखा है, पैरासाइट बस उसे डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेता है। Next, saprotrophs. The organism that obtain nutrients from the dead or decaying organic matter is called saprotrophs. Saprotroph वो organisms जो होता है जो अपना nutrients dead और decaying यानी कि सड़े हुए कुछ organic matter से वो अपना जो nutrients है वो absorb करता है। Example of saprotrophs are fungi and some bacteria. कुछ fungi और कुछ bacteria इसके example हो सकते हैं। सेप्रोट्रॉफ डाइजेस्ट फूड आउटसाइड द बॉडी एंड एब्जॉर्ब डाइजेस्ट फूड। सेप्रोट्रॉफ जो फूड है वो आउटसाइड बॉडी में डाइजेस्ट करता है और एब्जॉर्ब करने के बाद वो डाइजेस्ट इजीली कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स? आप प्रेजेंस ऑफ स्टार्च लीव्स में कैसे टेस्ट कर सकते हो? एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट टू प्रेजेंस द स्टार्च इन लीव्स आर, देखो, टेक 2 हेल्थी ग्रीन पॉटेड प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड। आपको 2 प्लांट्स लेना है, दोनों ही सेम काइंड का होना चाहिए, दोनों ही हेल्थी प्लांट होना चाहिए, यानी कि पूरा ठीक ठाक प्लांट होना चाहिए। कीप 1 पॉट प्लांट इन अ डार्क रूम फॉर 1 or 2 days टू रिमूव ऑल द स्टार्च फ्रॉम द लीव्स। आपको करना क्या है, उनमें से एक पॉट को लेके कोई भी अंधेरा सा रूम में जाके वहां पर रख देना है 2-3 दिन के लिए, ताकि उसमें से जो स्टार्च है लीव्स में वो आपको हट जाए, वो लीव्स में से चले जाए। कीप द अदर प्लांट इन सनलाइट, और जो सेकेंड प्लांट है उसे आपको सनलाइट में ही रखना है। नाउ टेक 1 लीफ फ्रॉम ईच पॉट प्लांट एंड पुट अ फ्यू ड्रॉप ऑफ आयरन सॉल्यूशन ऑन देम। फिर आपको जो एक सनलाइट वाले पौधे हैं, सनलाइट के सामने जिस पौधे को रखा है उसमें से एक लीफ तोड़ लो, और जो अंधेरे वाले रूम में है उसका एक लीफ आपको लेनी है। उसके बाद उसमें कुछ आयोडीन सॉल्यूशन के ड्रॉप डालें। आपको पता होना चाहिए कि आयोडीन सॉल्यूशन जो है वो आपका स्टार्च उसमें प्रेजेंट है कि नहीं, वो आपका चेक करता है। नेक्स्ट, प्लांट्स आर केप्ट इन लाइट एंड डार्क कंडीशन। जो प्लांट लाइट और डार्क कुछ, एक प्लांट जो लाइट में था यानी कि सनलाइट में था और एक डार्क रूम में था, तो उनमें से क्या हमें रिजल्ट आया वो पढ़ते हैं। नो ब्लू ब्लैक कलर विल बी ऑब्जर्व इन द लीव्स ऑफ प्लांट केप्ट इन द डार्क रूम। सो जो हम जिस लीफ को हमने डार्क रूम से लिया था उसमें जब हमने आयोडीन डाला उसमें कोई भी ब्लू ब्लैक कलर ऑब्जर्व नहीं हुआ, मतलब नहीं दिखा, तो उसमें हम कहेंगे कि उसमें स्टार्च प्रेजेंट नहीं है। दिस इंडिकेट द एब्सेंस ऑफ स्टार्च, यानी कि उसमें स्टार्च एब्सेंट है। ब्लू ब्लैक कलर विल बी ऑब्जर्व ऑन द लीफ ऑफ द प्लांट केप्ट इन सनलाइट। ब्लू ब्लैक कलर कौन से लीफ में देख पाओगे आप? जो आपका सनलाइट में लीफ था उसमें आप ब्लू कलर देख पाओगे। दिस इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, उसमें स्टार्च प्रेजेंट है। इन शॉर्ट, जो सनलाइट में लीफ बाहर, जो सनलाइट में प्लांट था उसका लीफ में जब आयोडीन डालोगे उसका कलर ब्लू ब्लैक हो जाएगा, और यानी कि उसमें स्टार्च प्रेजेंट है। और सेकंड ये होगा, जो डार्क रूम में था उसका आप लीफ लेके उसमें आयोडीन टेस्ट करोगे तो उसमें ब्लू ब्लैक कलर नहीं आएगा, जिसका यही मतलब होता है उसमें स्टार्च प्रेजेंट नहीं है। Question number 4, give a brief description of the process of synthesis of food in green plants.
यानी कि जो आपका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है ग्रीन प्लांट्स में, उसका आपको पूरा एक डिस्क्रिप्शन देना है। आंसर है photosynthesis is defined as the process in which chlorophyll containing plant cells synthesize food in the form of carbohydrate। जो फोटोसिंथेसिस है ये एक प्रोसेस है जिसमें जो भी ग्रीन प्लांट्स है उसमें क्लोरोफिल, जिसमें क्लोरोफिल कंटेंट है, वो अपना खाना खुद बना सकते हैं, उसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। किसके फॉर्म में? कार्बोहाइड्रेट बनाता है। यूजिंग कौन कौन सी चीज यूज करके? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सोलर एनर्जी, यानी कि सनलाइट के। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर चाहिए उसे, और उसके अलावा सनलाइट हो तभी ये पॉसिबल हो सकता है। सो फोटोसिंथेसिस के लिए सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, कौन कौन सी चीज फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है? A. Water is taken in from the roots of the plants and transported to the leaves। जो water है वो roots के through, जो soil में जो water present होता है वो roots के through absorb कर लेता है, plants और leaf तक transport करता है। क्योंकि leaf जो है उसे हम food factory करते हैं, कहते हैं kitchen of a plant। so kitchen में पानी जाना जरूरी है, इसलिए leaves पर water transport हो जाता है। B. Carbon dioxide from the air enters the leaves through the tiny pores called stomata and diffuse to the cell containing chlorophyll। जो हमारा स्टोमेटा हमने पढ़ा है जिसमें टाइनी पोर्स होते हैं, टाइनी पोर्स यानी कि जिसमें से वो एक्सचेंज कर सकता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। वो हमें वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और उसके बदले में ऑक्सीजन देता है। सो कार्बन डाइऑक्साइड उसका इम्पोर्टेंट पार्ट है क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड के हेल्प से वो अपना खाना बना सकता है। सो बाय स्टोमेटा के हेल्प से वो कार्बन डाइऑक्साइड अपने में ले सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है। एंड सी, सोलर एनर्जी यानी कि सनलाइट इज यूज टू ब्रेक वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सनलाइट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को उसमें स्मॉलर पार्ट्स में ब्रेक कर सके, वाटर को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में डिवाइड कर सके। दिस हाइड्रोजन इज कंबाइंड विद कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म फूड फॉर द प्लांट्स। जो हाइड्रोजन है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिक्स होता है जो फूड बन जाता है प्लांट्स के लिए, विच इज अल्टीमेटली यूज बाय द एनिमल्स एज वेल। जो बाद में वो एनिमल्स भी खाने के बाद उसे भी वो क्वालिटीज मिल जाती है। Question number 5. Show with the help of sketch that the plants are the ultimate source of food। हमें प्लांट एक अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड है, इसे हमें डायग्राम के हेल्प से समझना है। जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 में करा था उसी का ये डायग्राम है जिसमें प्लांट्स देखो, जिसमें वाटर और मिनरल्स है वो रूट से एब्जॉर्ब कर लेता है, क्लोरोफिल वो लीफ से एब्जॉर्ब करता है सनलाइट के प्रेजेंस में, और उसके और कार्बन डाइऑक्साइड, इन देखो सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, वाटर एंड मिनरल्स के वजह से ही ये अपना फूड बना सकते हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 6, फिल इन द ब्लैंक्स। ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ। ग्रीन प्लांट्स को हम ऑटोट्रॉफ कहते हैं क्योंकि सिंस दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड, क्योंकि वो अपना खाना खुद बना सकते हैं। बी, द फूड सिंथेसाइज बाय द प्लांट्स इज स्टोर एज स्टार्च। जो भी खाना प्लांट्स बनाते हैं वो किस फॉर्म में स्टोर होता है? स्टार्च के फॉर्म में। सी, in photosynthesis solar energy is captured by the pigment called chlorophyll। जो photosynthesis में जो solar energy यानी कि sunlight जो होता है वो capture होता है किस फॉर्म में? chlorophyll के फॉर्म में। D, during photosynthesis plants take in carbon dioxide and release oxygen gas। photosynthesis के दौरान plants कौन सा गैस absorb करता है? कार्बन डाइऑक्साइड, और उसके बदले में कौन सा गैस रिलीज करते हैं? ऑक्सीजन गैस। क्वेश्चन नंबर 7, नेम द फॉलोइंग। पैरासाइटिक प्लांट विथ येलो सिलेंडर एंड ट्यूबुलर स्टेम्स। एक पैरासाइटिक प्लांट का नाम बताना है आपको जिसका जो येलो होगा, सिलेंडर और ट्यूबुलर गोल गोल लंबे लंबे हो गए, और जो राउंड ऑफ शेप में होगा उसे हम क्या कहेंगे? कैस्क्यूटा। सेकेंड, प्लांट दैट हैज बोथ ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एक ऐसा प्लांट जिसमें ऑटोट्रॉफिक भी हो सकता है, वो ऑटोट्रॉफिक भी है कुछ हद तक, और कुछ हद तक हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, वो है पीचर प्लांट। क्योंकि पीचर प्लांट्स जो है वो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स है, जो उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो वो ऑटोट्रॉफिक के तरह भी रोल करता है और इंसेक्ट को भी खाता है ताकि और भी न्यूट्रिएंट्स जो है उसे एब्जॉर्ब हो सके, तो वो हेटेरोट्रॉफिक भी कहेंगे। सो वो एक प्लांट है जिसे ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक दो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, उसे हम क्या कहेंगे? पीचर प्लांट। थर्ड, द पोर्स थ्रू व्हिच लीव्स एक्सचेंज गैस। एक ऐसा पोर्स जिसे लीव्स एक्सचेंज कर सकता है गैस, उसे हम क्या कहेंगे? स्टोमेटा। क्वेश्चन नंबर 8, टिक द करेक्ट आंसर। इसमें दो पार्ट है, ए एंड बी। कैस्क्यूटा इज एन एग्जांपल ऑफ। कैस्क्यूटा किसका एग्जांपल है? ऑटोट्रॉफ, पैरासाइट, सैप्रोट्रॉफ, होस्ट।
आंसर क्या होगा? पैरासाइट, क्योंकि ऑटोट्रॉप जो अपना खाना खुद बना सकता है, कैस्कुटा अपना खाना खुद बना नहीं सकता। सैप्रोट्रॉप ये होता है जो डेड डिकेइंग मैटर को एब्जॉर्ब करे, तो कैस्कुटा तो वो कर नहीं सकता। होस्ट जो दूसरे प्लांट को अपना न्यूट्रिशन प्रोवाइड करे उसे कहेंगे। कैस्कुटा तो एब्जॉर्ब करता है, वो तो प्रोवाइड नहीं करता, तो वो होस्ट भी नहीं होगा। सो इसका आंसर क्या होगा? पैरासाइट, क्योंकि कैस्कुटा दूसरे प्लांट से खाना एब्जॉर्ब कर पाता है इसलिए। बी, द प्लांट विच ट्रैप्स एंड फीड ऑन इंसेक्ट इज एक ऐसा प्लांट जो इंसेक्ट को ट्रैप करता है और उसे ही खा जाता है। कौन है? कैस्क्यूटा? नहीं, ये तो पैरासाइट है। चाइनारोस, चाइनारोस यानी कि हिबिस्कस, सो ये भी नहीं होगा क्योंकि ये तो इसमें तो क्लोरोफिल कंटेंट है, वो अपना खाना खुद बना सकता है। रोज, उसमें भी क्लोरोफिल कंटेंट है, वो अपना खाना खुद बना सकता है। आंसर इज पीचर प्लांट, जो इंसेक्ट खाते हैं उसे क्या कहेंगे? पीचर प्लांट। ओके। क्वेश्चन नंबर 9, मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम 1 विद दोस इन कॉलम 2। आपको मैचिंग करना है कॉलम 1 के साथ कॉलम 2। देखो, क्लोरोफिल जो है, क्लोरोफिल किस में कंटेंट होता है? लीफ में। नाइट्रोजन फिक्स करता है कौन सा बैक्टीरिया? राइजोबियम। कैस्क्यूटा एक ऐसा प्लांट है जिसे हम पैरासाइटिक प्लांट कहते हैं, तो पैरासाइट। एनिमल्स जो है वो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एंड इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स इज कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट, और उसका एग्जांपल क्या होगा? पीचर प्लांट। ओके। क्वेश्चन नंबर 10, मेक ट्रू इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड फॉल्स इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स। आपको ट्रू फॉल्स करना है। अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो आपको टी लिखना है, और अगर स्टेटमेंट फॉल्स है तो आपको एफ लिखना है। कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के टाइम रिलीज होता है? नहीं। कौन सा गैस रिलीज होता है? ऑक्सीजन गैस। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है, दैट इज इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट, प्लांट विच सिंथेसाइज देयर फूड आर कॉल्ड सैप्रोट्रॉप्स। जो अपना खाना खुद सिंथेसाइज कर सके उसे सैप्रोट्रॉप्स कहते हैं। रॉन्ग, उसे हम क्या कहेंगे? ऑटोट्रॉप्स। सो इसका आंसर भी फॉल्स। थर्ड पार्ट, द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नॉट अ प्रोटीन। जो फोटोसिंथेसिस है उसमें प्रोटीन नहीं मिलता, नहीं, प्रोटीन उसमें नहीं मिलता, तो ट्रू। सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। सोलर एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है फोटोसिंथेसिस में। यस, इट इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 11, अगेन टिक मार्क है। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। विच पार्ट ऑफ द प्लांट टेक्स इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर फॉर फोटोसिंथेसिस। प्लांट का ऐसा कौन सा पार्ट है जिसमें से वो कार्बन डाइऑक्साइड को एयर से एब्जॉर्ब करता है? रूट, स्टोमेटा, लीफ वेन्स और पेटल्स। स्टोमेटा, क्योंकि स्टोमेटा में टाइनी पोर्स है जहां पर वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस परफॉर्म होता है। आई होप स्टोमेटा आपको क्लियर हो गया अब तक। सेकंड, क्वेश्चन नंबर 12, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमोस्फियर मेनली थ्रू देयर प्लांट्स। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से प्लांट्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड एटमोस्फियर में से लेते हैं? क्यों? वो रूट्स, स्टेम, फ्लावर, लीव्स। कौन से पार्ट से? लीव्स पार्ट से वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है, और लीफ में ही स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 13, why do farmers grow many fruits and vegetable crops inside large greenhouse? Farmers large बड़े बड़े ग्रीन हाउसेस में क्यों डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट्स और वेजिटेबल क्रॉप्स ग्रो करते हैं? व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ द फार्मर? इसमें फार्मर को क्या एडवांटेजेस मिलते हैं, क्या फायदा मिलता है इसमें? Fruits and vegetables crops are grown in large greenhouse because it protect crops from external climate condition and provide suitable temperature for the growth of crops. जो लार्ज ग्रीन हाउस होता है वो क्या करता है? बाहर के जो टेम्परेचर होता है, एक्सटर्नल क्लाइमेटिक कंडीशन, उसमें से उसे बचाव करता है। तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बहुत अच्छे से उसमें ग्रो कर सकेगा, उसमें उसे कोई दिक्कत नहीं होता। एडवांटेज टू फार्मर, एडवांटेज क्या होता है ग्रीन हाउस में वेजिटेबल या फ्रूट्स ग्रो करने के? इट प्रोटेक्ट्स क्रॉप फ्रॉम डिजीज एंड एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन। ये जो भी डिजीज है वो ग्रीन हाउस के अंदर, ग्रीन हाउसेस में जहां पर वो फ्रूट्स और वेजिटेबल क्रॉप्स उगाता है उसमें कोई डिजीज से प्रोटेक्ट करता है और क्लाइमेट से भी बचाता है। इट प्रोटेक्ट क्रॉप्स फ्रॉम विंड एंड रॉडेंट्स है। ये जो विंड यानी कि हवा से भी बचाता है क्रॉप को, और रॉडेंट्स यानी कि जो कीड़े मकोड़े या चूहे वगैरह आ जाते हैं उससे भी उसे प्रोटेक्ट हो जाता है। नाउ स्टार्ट विथ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के बेसिस में। सो क्वेश्चन नंबर 1, इफ द पीचर प्लांट इज ग्रीन एंड कैरीज आउट फोटोसिंथेसिस देन व्हाई डज इट फीड ऑन इंसेक्ट? अगर पीचर प्लांट ग्रीन है, वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है, देन वो इंसेक्ट को क्यों खाता है?
Peach plant is green and carries out photosynthesis, then it feed on insect because it does not get all its nutrients from the soil, क्योंकि वो soil से सभी nutrients को वो उसे नहीं मिल पाता, जिसके वजह से उसे insect को खाना पड़ता है बाकी nutrients के लिए. क्वेश्चन नंबर 2, मॉस्किटोस, बेडबग्स, लाइस एंड लीचेस, ये जो सारे जो इंसेक्ट्स है दैट सक्स आवर ब्लड एंड आल्सो पैरासाइट्स. सो ये सारे जो चीज है, मॉस्किटो बोलो, बेडबग्स बोलो, लाइस बोलो, लीचेस बोलो, ये सभी ब्लड को सक करता है किसी और ऑर्गेनिजम्स के अंदर से. सो ये सभी क्या पैरासाइट्स है? यस, दे आर आल्सो पैरासाइट्स. दे डिपेंड ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर न्यूट्रिशन बट लिव इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. वो दूसरा ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होता है, जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से वो अपना न्यूट्रिशन लेता है. They all depend on human and other animals by sucking their nutritive blood. ये बाकी humans और कुछ other animals पे उसके जो nutritive blood होता है उससे वो अपना nutrition absorb करता है. Question number 3, some plants with deep red, violet or brown leaves, he wants to know whether these leaves also carry out photosynthesis. ये आपने भूजो और पहली का जो क्वेश्चन है ना, उसमें से ये क्वेश्चन है कि सब कुछ कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसका कलर है और रेड कलर है, कुछ वायलेट है, कुछ ब्राउन लीव्स है. सो वो क्या फोटोसिंथेसिस कर सकता है? यस, दिस लीव्स कैन ऑल्सो कैरी आउट प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. हाँ, ये भी फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकता है बिकॉज दे कंटेन क्लोरोफिल, क्योंकि उस लीव्स के अंदर भी क्लोरोफिल कंटेन है, और अगर क्लोरोफिल कंटेन है तो वो सनलाइट एब्जॉर्ब कर सकेगा. सनलाइट एब्जॉर्ब कर सकेगा तो वो बाकी सारे प्रोसेस भी फोटोसिंथेसिस के कर पाएगा. क्वेश्चन नंबर 4, हाउ वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब बाय रूट्स रीच द लीव्स. जो वाटर और मिनरल्स रूट से एब्जॉर्ब होते हैं वो लीव्स तक कैसे पहुंचता है? बाय द हेल्प ऑफ जाइलम, XYLEM. इसे हम क्या कहेंगे? जाइलम. जाइलम एक ऐसा टिश्यू है जो ट्रांसपोर्ट करता है वाटर मिनरल्स को, कहां से? रूट से सीधे लीव्स तक. Question number 5, the tiny opening present on the surface leaf, what are they called? जो छोटे छोटे openings होते हैं लीफ में उसे हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? स्टोमेटा. स्टोमेटा are the tiny pores present on the surface of leaves through which gaseous exchange takes place in plants. स्टोमेटा एक छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसके थ्रू जो सारे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है. क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गार्ड सेल ऑफ स्टोमेटा. स्टोमेटा में जो गार्ड सेल है उसका काम क्या है? गार्ड सेल हेल्प इन कंट्रोलिंग द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा फॉर गैसियस एक्सचेंज. गार्ड सेल जब वो कंट्रोल करता है कि कब वो स्टोमेटा का जो पोर्स है वो ओपन होगा, कब वो क्लोज होगा, ये सब कुछ गार्ड सेल करता है. क्वेश्चन नंबर 7, विच पार्ट ऑफ द प्लांट्स आर कॉल्ड फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट. बहुत इजी क्वेश्चन है कि फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट किसे कहेंगे? हम लीव्स को कहेंगे, क्योंकि सारा कुछ खाना कहाँ पर बनता है? लीव्स में. दिस इज बिकॉज लीव सिंथेसाइज फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्योंकि लीव्स में फोटोसिंथेसिस के वजह से खाना बनता है और वो ओनली एंड ओनली प्लांट्स के लीव्स में ही परफॉर्म होता है. Question number 8. A carbohydrate is produced by plant as food source. It is constituted from which molecule? Carbohydrate तो food, जब प्लांट फूड बनाते हैं उसमें से कार्बोहाइड्रेट मिलता है. कार्बोहाइड्रेट कौन कौन से चीज से बनता है? एक कार्बन से, एक हाइड्रोजन से और एक ऑक्सीजन. ये तीन मिलके कार्बोहाइड्रेट्स बनता है. क्वेश्चन नंबर 9, व्हाई डू सम प्लांट्स फीड ऑन इंसेक्ट. कुछ कुछ प्लांट्स है जो इंसेक्ट पे क्यों फीड करता है? क्योंकि इंसेक्टिवोरस प्लांट ग्रो इन सॉइल, वो सॉइल में ग्रो करता है जिस सॉइल में लैक ऑफ नाइट्रोजन यानी कि उसमें नाइट्रोजन की कमी है, जिस वजह से वो इंसेक्ट को खाता है ताकि उसे नाइट्रोजन की कमी ना हो. ओके, देयरफॉर दे ईट द इंसेक्ट टू फुलफिल देयर नीड ऑफ नाइट्रोजन. क्वेश्चन नंबर 10, डिफाइन पैरासाइट. पैरासाइट क्या होता है? पैरासाइट दे आर दोस ऑर्गेनिज्म व्हिच ग्रो ऑन अदर प्लांट्स और एनिमल्स फॉर देयर फूड. ऐसा प्लांट्स होता है जो कुछ किसी और ऑर्गेनिजम्स में ग्रो कर जाता है, उसे हम क्या कहेंगे? पैरासाइट, ताकि वो उस प्लांट से या उस एनिमल से वो अपना खाना एब्जॉर्ब कर सकते हैं, जैसे कि कैस्क्यूटा. क्वेश्चन नंबर 11, नेम द बैक्टीरिया दैट कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. एक ऐसे बैक्टीरिया का नाम बोलो जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है. एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन यानी कि हवा में जो नाइट्रोजन है वो सॉइल में ही बैठे बैठे वो फिक्स कर सकता है. वो बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम. RHIZOBIUM. राइजोबियम इज द बैक्टीरिया विच कैन फिक्स नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. ओके. क्वेश्चन नंबर 12, plant cannot use the nitrogen present in the soil directly. Why?
देखो इतना तो नाइट्रोजन हमारे एयर में प्रेजेंट है, लेकिन प्लांट्स क्यों उसे एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है? अगेन ये बुक के अंदर एक पहेली और बूझों में से किसी का एक सवाल था। सो प्लांट्स कैन यूज नाइट्रोजन ओनली इन सॉल्युबल फॉर्म, क्योंकि प्लांट्स जो है नाइट्रोजन वो सॉल्युबल फॉर्म में, यानी कि घुले हुए, अगर पानी में घुला हुआ हो तभी वो एब्जॉर्ब कर पाता है, वो डायरेक्टली एयर से एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। इसलिए जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है वो सॉइल में होता है, प्रेजेंट होता है, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कैप्चर करके उसे कन्वर्ट कर देता है सॉल्युबल फॉर्म में। जब वो सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, वो पानी के साथ घुल के वो प्लांट्स एब्जॉर्ब उसे कर पाता है। सो डायरेक्टली वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। क्वेश्चन नंबर 13, वाई आर इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर कॉल्ड पार्शियली हेटेरोट्रॉफ? पार्शियल जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स है उसे पार्शियल हेटेरोट्रॉफ क्यों कहते हैं? पार्शियल यानी कि अधूरा, माने आधा अधूरा, हेटेरोट्रॉप्स में यानी कि वो आधा आधा हेटेरोट्रॉप्स क्यों है? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जो है वो ऑटोट्रॉप्स है, क्योंकि वो अपना खाना खुद बना सकता है, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है। दे आर पार्शियल हेटेरोट्रॉप एज दे ईट इंसेक्ट फॉर ऑब्टेनिंग नाइट्रोजन, क्योंकि उस मिट्टी, वो जहां पर इंसेक्टिवोरस प्लांट ग्रो होता है उस मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है, और नाइट्रोजन की कमी अगर उसे ना हो तो इसलिए वो इंसेक्ट को कैप्चर कर लेता है ताकि उसे नाइट्रोजन प्राप्त हो। सो इसलिए वो अपना खाना खुद बनाता है, लेकिन नाइट्रोजन के लिए वो इंसेक्ट को भी फीड करता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, पोटैटो एंड जिंजर्स आर बोथ अंडरग्राउंड पार्ट्स ऑफ दैट स्टोर फूड, वेयर इज द फूड प्रिपेयर इन दिस प्लांट? जो आलू और अदरक है वो अंडरग्राउंड में होता है, यानी कि सॉइल के नीचे होता है। सो इनका जो खाना कहाँ प्रिपेयर होता है, यानी कि देखो जो फ्रूट्स, जो पोटैटो और जिंजर है वो तो मिट्टी के ऊपर नहीं होता, तो उसमें कहाँ से उसका खाना कहाँ से कहाँ बनता है? इन बोथ दिस प्लांट शूट सिस्टम एंड लीव्स आर अबव द ग्राउंड। देखो पोटैटो हो या जिंजर हो, उसका जो पोटैटो और जिंजर वो मिट्टी के नीचे बनता है, लेकिन उसका जो लीव्स है वो तो जमीन के ऊपर है, यानी कि अबव द ग्राउंड है। सो उस लीव में उसका खाना जो होता है उसमें प्रिपेयर होता है, फिर वो चला जाता है पोटैटो और जिंजर में स्टोर होने के लिए। क्वेश्चन नंबर 15, प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड यूजिंग अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन दैट अस, व्हाट इज इट? प्लांट जो है अपना खाना खुद बना सकता है जो हमसे बहुत डिफरेंट है, सो उसका नाम क्या है? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज द प्लांट इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक। उसे हम क्या कहेंगे? ऑटोट्रॉफिक। दैट इज दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड, ताकि वो अपना खाना खुद बना सके। क्वेश्चन नंबर 16, What is the function of guard cell of stomata? I guess ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। देखो गार्ड सेल जो है स्टोमेटा में वो कौन सा काम करता है? गार्ड सेल हेल्प इन कंट्रोलिंग द ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टोमेटा फॉर गैसियस एक्सचेंज। जो गार्ड सेल है वो जो स्टोमेटा के पोर्स है उसे ओपन या क्लोज करता है जब वो गैस एक्सचेंज होता है। Question number 17, a leguminous plant can restore the soil concentration of minerals nutrition. Can you give example of some such plant? आपको कुछ leguminous plants के बारे में बताना है जिसमें nutrients already present होते हैं। Plants such as gram, pulses and beans. जो जनरली जो हमारे पल्सेस होता है उसमें लेगुमिनियस प्लांट कहते हैं, जिसमें मिनरल्स ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, यानी कि नाइट्रोजन पोटेशियम प्रेजेंट होता है, जो सॉइल में ना हो तो तब भी वो चल जाता है, जैसे कि ग्राम, पल्सेस एंड बीन्स आर लेगुमिनियस। क्वेश्चन नंबर 18, एल्गे आर ग्रीन इन कलर, व्हाई? एल्गे ग्रीन कलर क्यों है? क्या कहेंगे इसका आंसर? एल्गे कंटेन क्लोरोफिल, क्योंकि एल्गे में क्लोरोफिल है और क्लोरोफिल जो जनरली ग्रीन कलर का होता है, जिसके वजह से वो दिखने में भी ग्रीन होता है। क्वेश्चन नंबर 19, इन अ प्लांट फोटोसिंथेसिस ऑकर इन अ पार्ट अदर देन लीफ। कुछ ऐसा प्लांट है जिसमें फोटोसिंथेसिस हमें पता है वो लीफ में ही परफॉर्म होता है, लेकिन कौन सा ऐसा प्लांट है जो फोटोसिंथेसिस कोई अदर पार्ट में होता है, यानी कि लीफ के अलावा कुछ अलग जगह परफॉर्म होता है? कौन से प्लांट में होता है? कैक्टस में। देखो कैक्टस में कोई लीफ जनरली हमें दिखाई नहीं देता, तो कैक्टस में कहाँ होता है? उसमें स्टेम या उसके ब्रांचेस में जो होता है फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होता है। क्वेश्चन नंबर 20, प्लांट कैन नॉट यूज द नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द सॉइल डायरेक्टली, व्हाई? प्लांट्स जो नाइट्रोजन है सॉइल में वो डायरेक्टली नहीं ले सकता, क्योंकि वो सॉल्युबल फॉर्म में नहीं होता, इसलिए वो डायरेक्टली प्लांट्स से एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। क्वेश्चन नंबर 21, फार्मर्स स्प्रेड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर इन द फील्ड ऑफ गार्डन एक्सेट्रा, व्हाई आर दे एडेड टू द सॉइल? फार्मर्स क्या करते हैं? मैन्योर या फर्टिलाइजर अपने गार्डन में
वो फील्ड में फैला देता है। क्यों वो सॉइल में क्यों मैन्योर या फर्टिलाइजर क्यों ऐड करते हैं? क्योंकि जो हम अगर रेगुलर प्लांटेशन करें, एग्रीकल्चर करें, तो हमारे जो प्लांट्स है वो सारे न्यूट्रिएंट्स सॉइल से ऑब्जर्व कर लेता है, तो जिसके वजह से जो सॉइल में कंसंट्रेशन होता है, जो न्यूट्रिएंट्स का कंसंट्रेशन वो कम हो जाता है, जिसके वजह से उसे मैन्युअल या फर्टिलाइजर के हेल्प से सॉइल में और भी कंसंट्रेशन न्यूट्रिएंट्स का बढ़े, इसलिए वो यूज करता है मैन्युअर और फर्टिलाइजर। वही लिखा है देखो, प्लांट्स ऑब्जर्व मिनरल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल, प्लांट्स ऑब्जर्व कर लेते हैं मिनरल्स सॉइल से, thus declining the air concentration in soil, fertilizer and manure enhance to add essential nutrients back to soil, ताकि उसमें खत्म हो जाता है मैन्युअर, और मैन्युअर जो उसमें जो न्यूट्रिएंट्स है वो खत्म हो जाता है, ताकि वो दोबारा से उसमें न्यूट्रिएंट्स बैक हो जाए, इसलिए वो मैन्युअर या फर्टिलाइजर ऐड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, अ सेल इज फॉर्म ऑफ मैनी सब कंपोनेंट्स, एक सेल जो है वो बहुत सारे कंपोनेंट से बनता है। आइडेंटिफाई डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सेल, आपको सारे डिफरेंट डिफरेंट सेल के जो सब पार्ट है आपको लिखना है। आर एनिमल्स एंड प्लांट सेल्स आर सिमिलर, जो एनिमल सेल और प्लांट सेल क्या सिमिलर है? सेल कंटेन न्यूक्लियस, देखो सेल में कौन कौन से सब कंपोनेंट्स है? फर्स्ट है न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, वैक्यूल, सेल ऑर्गेनेल, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी प्रेजेंट है। तब उसके बाद है, आर एनिमल्स एंड प्लांट सेल्स आर सिमिलर? नो, एनिमल सेल्स आर डिफरेंट फ्रॉम प्लांट सेल, एनिमल सेल जो है प्लांट सेल से डिफरेंट है। ये थोड़ा सा आपको एक ब्लू कलर का बॉक्स था आपके चैप्टर में, उस बॉक्स में ये सेल के बारे में लिखा था, तो उसे आप रीड करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। ओके, so this is our about chapters and question answer with extra question and keywords. So thank you, please like, share and subscribe.